हेलो डियर, हमारा जितने भी डियर स्टूडेंट है सेकेंड ईयर का, तो आज जो क्वेश्चन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जी हाँ फ्रेंड, आप सभी के सामने में दिख रहा है ट्रेकियोस्टोमी के बारे में। तो आज जो है हम लोग जानने वाले हैं ट्रेकियोस्टोमी होता क्या है, ट्रेकियोस्टोमी के जो है विस्तार पूर्वक देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा जाता है कि ट्रेकियोस्टोमी के जो है पूर्व और ट्रेकियोस्टोमी के बाद जो है पेशेंट का देखभाल कैसे किया जाएगा, नर्सिंग देखभाल बताइए। तो चूंकि यह इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ट्रेकियोस्टोमी जो है यह एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत ट्रेकिया को जो है एक अलग से आर्टिफिशियल जो है पाइप को शिफ्ट किया जाता है व्यक्ति को श्वसन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ये उन लोगों को किया जाता है जिनका जो ट्रेकिया है वो किसी न किसी कारण से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और वो जो है अपने ट्रेकिया से नियमित सांस नहीं ले पाते हैं, इस कारण इनको ट्रेकियोस्टोमी किया जाता है। समझ रहे हैं ना। और एक क्वेश्चन जो है हम लोग देखने वाले हैं क्रॉनिक रीनल फेलुअर। जी हाँ साथियों, आप लोग को पता है मैं ये एक्यूट रीनल फेलुअर पढ़ा चुका हूँ। तो आज जो है एक क्रॉनिक रीनल फेलुअर है, दोनों में से कोई एक पूछ देगा कि एक्यूट रीनल फेलुअर या क्रॉनिक रीनल फेलुअर के बारे में। तो आप लोग एक्यूट वाला पढ़ चुके हैं, तीव्र वाला, और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं दीर्घ वृक्कीय विफलता। समझ गए। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में। चलिए हम लोग देखते हैं। यह आपका MSN 1 का है, ध्यान रखिएगा। MSN 1 कहा जाए तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का है। समझ गए ना। चलिए अब ट्रेकियोस्टोमी के पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रेकियोस्टोमी है। ट्रेकियोस्टोमी जो है क्या होता है, देखिए ट्रेकियोस्टोमी क्या है। यहाँ पे देखिए यह एक सर्जिकल प्रक्रिया है। मैंने पहले ही बताया कि ट्रेकियोस्टोमी जो है ट्रेकिया से ही ट्रेकियोस्टोमी बना है। और आप लोग जानते हैं कि किसी में भी जो है टॉमी लगा देने से जो है MI लास्ट में लगा देने से, चाहे वो ट्रेकियोस्टोमी हो कोलोस्टोमी हो, ठीक है, टॉमी लगा देने से वह सर्जिकल प्रोसेस उसका जो है दिखाता है कि यह एक सर्जिकल प्रोसेस है। समझ गए ना। तो उसी प्रकार से यह जो है ट्रेकिया का एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसमें रोगी को ट्रेकिया या श्वसनली में सर्जिकल चीरा लगाकर श्वसन हेतु एक कृत्रिम मार्ग आर्टिफिशियल वे बनाया जाता है। देखिए मैंने आपको पहले ये चीज़ बता दिया कि यह एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत जो रोगी होते हैं जिनको सांस से संबंधित श्वास नली से संबंधित कोई समस्या होता है, जो उनके श्वास लेने में प्रॉब्लम होता है ट्रेकिया से, तो उसको क्या किया जाता है कि उनके श्वास नली में यानी ट्रेकिया में एक चीरा लगाया जाता है सर्जरी के थ्रू में, और उस ट्रेकिया में चीरा लगाकर एक आर्टिफिशियल मार्ग बनाया जाता है, एक कृत्रिम मार्ग बनाया जाता है। किसके लिए? श्वसन हेतु, मतलब रिस्पायरेशन के लिए। समझ गए। बनाया जाता है मार्ग, रास्ता बनाया जाता है। यह प्रक्रिया ट्रेकियोस्टोमी कहलाता है। और चीरा लगाकर जो एक कृत्रिम मार्ग बनाया जाता है श्वास लेने के लिए, तो यही जो है आपका क्या कहलाता है? ट्रेकियोस्टोमी कहलाता है। ट्रेकिया में श्वास नली में सर्जिकल चीरा लगाकर श्वसन हेतु एक कृत्रिम मार्ग बनाया जाता है और यही जो है आपका ट्रेकियोस्टोमी कहलाता है। समझ गए ना। ट्रेकिया में चीरा लगाना, सर्जरी करना, ट्रेकियोस्टोमी। समझ गए। चलिए अब देखिए ये चीरा लगाया कहाँ जाता है ट्रेकिया में, कहीं तो लगाया नहीं ना जाता है। देखिए इसकी ओपनिंग ट्रेकिया की तीसरी या चौथी रिंग के बीच बनाई जाती है तथा इस ओपनिंग में एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है। देखिए यहाँ पे आप लोग जो ये वाला देख रहे हैं, ये वाला जो है आपका क्या है, ये आपका देखिए यहाँ पे ये आपका ट्रेकिया को यहाँ पे इंसर्ट किया जा रहा है ना। ट्रेकिया को यहाँ पे क्या किया गया है? इंसर्ट किया गया है। अब यहाँ पे देखिए यही चीरा लगाया गया है, देख सकते हैं ना। चीरा लगाकर दोनों साइड से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इधर के स्किन को इधर हटाया गया है, इधर हटाया गया है, और यहाँ पे क्या है? ट्रेकिया है, देख रहे हैं। यहाँ पे ये वाला बीच में यही विंड पाइप है, यही आपका ट्रेकिया होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है एक ऐसे 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 और ऐसे दिख रहा है ना। तो यही जो है आपका क्या किया जाता है? ऊपर भी है नीचा भी है। तो देख सकते हैं तीसरा या चौथा जो होता है वहाँ पे जो है तीसरे और चौथे के बीच में जो है क्या किया जाता है? आपका चीरा लगाया जाता है ट्रेकिया के, और यही ट्रेकिया में चीरा लगाकर ये जो इंसर्ट हो रहा है ये आपका आर्टिफिशियल पाइप होता है, ट्यूब होता है, जिसको इसमें इंसर्ट किया जाएगा और फिर इसका जो है सिलाई कर दिया जाएगा ताकि व्यक्ति जो है ऊपर से नहीं इसके द्वारा ही श्वास अपना लेगा और छोड़ेगा। समझ गए। चलिए तो ये तो हो गया चीरा लगाने के लिए कैसे होता है देख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें देखिए इसी प्रकार से ये आपका क्या है? ये आपका कप होता है। ये क्या करता है? कप को ये इंसर्ट बना के इसमें सही जगह पर शिफ्ट करके रखता है। समझ गए। और यही आपका जो है क्या है? आर्टिफिशियल ट्यूब है जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ है, और इसमें सॉकेट कसकर जो है गर्दन के साथ में इसको चिपका दिया जाता है ताकि इधर उधर ना हो। समझ गए। तो यही जो है चीरा लगाना ट्रेकियोस्टोमी होता है। और ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब कौन सा है? तो यही तो है ट्यूब जो कि बाहर ट्रेकिया से निकाल दिया गया है इंसर्ट करके ट्यूब को। समझ गए ना। पाइप होता है ये जो कि मार्केट में मिलता है, इसको लाकर और इसको इंसर्ट किया जाता है ट्रेकिया में चीरा लगाकर। समझ गए। उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए
ये तो समझ गए। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका इंडेक्शन मतलब ये संकेत कब करता है किसी व्यक्ति में कि अब इसे जो है ट्रेकियोस्टोमी की आवश्यकता है। कब संकेत करता है पेशेंट में कि भाई आपको ट्रेकियोस्टोमी करवाना पड़ेगा, यानी ट्रेकिया आपका जो है आपका प्राकृतिक जो ट्रेकिया है वो प्रभावित हो चुका है, अब ट्रेकियोस्टोमी करवाना पड़ेगा। ये कब होता है, कब संकेत करता है, इंडेक्शन करता है? तो चलिए हम देखते हैं कि कब ये इंडेक्शन करता है, संकेत करता है। ठीक है, श्वसन मार्ग में रुकावट, अगर आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, और श्वसन लेने में अगर रुकावट आ रहा है उसमें किसी कारण से, तो इस कंडीशन में आपको ट्रेकियोस्टोमी हो सकता है, संकेत करेगा। ठीक है, मुख में कैंसर सर्जरी, अगर आपका मुख में जो है कैंसर का सर्जरी हुआ है, ओरल कैंसर सर्जरी हुआ है, तो उस स्थिति में आप मुँह से जो है श्वास नहीं ले पाएंगे, एयर बैग आपका जो है नाक और मुख से नहीं हो पाएगा, तो इस स्थिति में जो है ट्रेकिया का सर्जरी किया जाता है ताकि आप जो श्वास है, जो आपका सांस है, वो बाहर से अंदर जो है आपका इस ट्यूब के द्वारा ही हो सके, ऊपर ना जाए हवा। समझ गए, क्योंकि सर्जरी में प्रेशर पड़ेगा तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तीसरा है श्वास नली के सिरे पर गांठ होना, और जो श्वास नली होता है उसके जो सिरा है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पे जो है एक गांठ बन जाना, एक गांठ सा बन जाएगा, तो जो श्वास लेने वाला श्वास नली है उसमें एकदम जो है सिकुड़न हो जाएगा, गांठ से हो सकता है, ये बंद भी हो सकता है, तो इसमें परेशानी आ जाएगा। तो उसके कारण भी जो है ये आपका सूचित करता है, इंडेक्स करता है कि भाई आपको ट्रेकियोस्टोमी करवाना पड़ेगा। समझ गए, कहाँ कहाँ ये निर्देश करता है? तो श्वसन मार्ग में रुकावट, और ये रुकावट किसी कारण से हो सकता है, पूरा कफ जम जाएगा श्वास नली में, तो आपका कफ जो है सक्शन से नहीं निकलेगा, तो ये ट्रेकियोस्टोमी किया जाता है। मुख में कैंसर हुआ है तो उसके कारण भी ये आर्टिफिशियल जो ट्यूब होता है इसको शिफ्ट किया जाता है ट्रेकिया में। ठीक है, ताकि प्रेशर सांस लेने में ऊपर जो है मुख में सर्जरी में ना पड़े और बाहर जो है हवा ट्रेकिया ट्यूब से ही निकल जाए। ठीक है, श्वास नली के सिरे पर अगर गांठ हो जाता है तो उस कंडीशन में भी जो है आपका ट्रेकियोस्टोमी किया जाता है। समझ गए। चलिए, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसके करने पर क्या पर्पज है, क्यों ये किया जाता है? तो देखिए, रोगी को लंबे समय तक ब्रीदिंग पैटर्न समान बनाए रखने के लिए, मतलब जैसे व्यक्ति नॉर्मल अवस्था में सांस ले रहा था उसी प्रकार से यहाँ भी श्वास लेने लगता है व्यक्ति जब ट्रेकियोस्टोमी किया जाता है और अलग से ट्यूब इंसर्ट किया जाता है ट्रेकिया में। तो ठीक है ना, ताकि जो है ये ब्रीदिंग पैटर्न जो है समान हो सके, इसलिए किया जाता है। ठीक है, ये सब उद्देश्य है रोगी के ट्रेकिया में जमे श्राव को हटाने के लिए। अब ये जो चीज़ें हैं ये आपका क्या किया जाता है कि ट्रेकिया में बहुत ज़्यादा कफ वगैरह या कोई श्राव वगैरह म्यूकस वगैरह जम गया है तो उसको हटाने के लिए भी ट्रेकियोस्टोमी किया जाता है। ठीक है, ताकि जो श्वास नली है वो जाम ना हो, और उसको साफ करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है बेहोशी या लकवाग्रस्त रोगियों में एस्पायरेशन को रोकने हेतु, मतलब जो भी बेहोशी रोगी होगा, जो लकवाग्रस्त रोगी होता है, तो उसमें जो है श्वास वो खुद से नहीं ले पा रहा हो, उसमें श्वास जो है अनुपस्थित है, तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किया जाता है? ट्रेकियोस्टोमी किया जाता है। किसमें? बेहोशी वाले पेशेंट में और लकवाग्रस्त रोगियों में एस्पायरेशन को रोकने के लिए। ठीक है, समझ गए। चलिए, चौथा है जब रोगी समान रूप से श्वसन करने में असमर्थ हो तब लंबे समय तक उसे यांत्रिक वेंटिलेशन प्रदान करने हेतु। देखिए, जब रोगी लंबे समय तक श्वास लेने में असमर्थ हो रहा हो तो उसे क्या किया जाता है? यांत्रिक वेंटिलेशन, मतलब स्वच्छ हवा ले सके, इसके लिए उसको ट्रेकियोस्टोमी किया जाता है। तो ट्रेकियोस्टोमी करने का क्या उद्देश्य होता है? देख लिए कि रोगी को लंबे समय तक जो है ब्रीदिंग पैटर्न समान बनाए रखने के लिए, पहले जैसा, रोगी को ट्रेकिया में जमे श्राव को निकालने के लिए, हटाने के लिए, बेहोशी या लकवाग्रस्त जो भी रोगी है उसको एस्पायरेशन को रोकने हेतु। ठीक है, चौथा है जब रोगी समान रूप से श्वसन करने में असमर्थ हो तब जो है लंबे समय तक इसे जो है यांत्रिक वेंटिलेशन देने के लिए ये ट्रेकियोस्टोमी किया जाता है। वेंटिलेशन क्या है? फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि शुद्ध हवा को जो है शुद्ध हवा क्या करता है? गंदे हवा को प्रतिस्थापित कर देता है, और वही जो है आपका वेंटिलेशन होता है। समझ रहे हैं ना? तो ये जो है आपका ये सब पॉइंट था, इसको ध्यान में रखिएगा कि इसका उद्देश्य मतलब क्यों किया जाता है ट्रेकियोस्टोमी। तो लकवाग्रस्त और बेहोशी मरीजों को जो है एस्पायरेशन को रोकने हेतु, मतलब श्वसन दर बना रहे, श्वसन जो है अवरुद्ध न हो, इसके लिए किया जाता है। जब रोगी समान रूप से श्वसन न ले रहा होता है तब उससे जो है क्या किया जाता है? वेंटिलेशन बनाने के लिए किया जाता है। रोगी में ट्रेकिया में जमे श्राव जो भी है उसको निकालने के लिए, रोगी में लंबे समय तक ब्रीदिंग पैटर्न एक समान बनाए रखने के लिए किया जाता है। समझ गए। चलिए, अब इसमें कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता होता है ये चीज़ करने में, तो देख लीजिए। पहला है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। देखिए, पहला जो है ट्यूब का इस्तेमाल होता है, तो ट्यूब तो होना ही चाहिए। ये होता है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, एक लाएगा जो कि रबर का होता है, मुलायम होता है। समझ गए।
नेक्स्ट है लेरेंजोस्कोप होता है कि जो लैरिंग्स जो आपका होता है वो उसको क्या किया जाता है, इससे देखा जाता है, तो लेरेंजोस्कोप होता है। ठीक है, एम्बू बैंग होता है, ओ सप्लाई मतलब ऑक्सीजन सप्लाई होता है। उसके बाद दस्ताने होते हैं जो कि सर्जरी में होना चाहिए। कॉटन होता है, गॉज पीस होता है ताकि कोई भी शराब निकले मुंह से होकर तो उससे साफ़ किया जा सके। और गॉज पीस जो है मूंद को क्या करता है, मुंह में लगाया जाता है ताकि मुंह से कोई शराब बाहर न निकल सके न अंदर जा सके। समझ गए? चलिए, तो गाउज पीस, कॉटन, दस्ताने, ओ सप्लाई। ठीक है, उसके बाद है एम्बू बैग है, लेरेंजोस्कोप है और ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है। तो ये सब होना चाहिए उपकरण में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा नॉर्मल सलाइन होता है, जो कि आप लोग जानते हैं कोई भी सर्जरी होता है तो वहाँ पे नॉर्मल सलाइन जो है होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कनेक्टिव ट्यूब होता है। अब चूंकि यह शिफ्ट किया जाता है तो यहाँ पे जो ट्यूब होता है वो सॉकेट के थ्रू वहाँ पे शिफ्ट किया जाता है। तो एक जो होता है ये ट्यूब बाहर अंदर लगा होता है जिसको ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब कहते हैं, और एक जो ट्यूब होता है वो लंबा सा बाहर की तरफ होता है जिसको कनेक्टिंग ट्यूब कहते हैं। समझ गए? चलिए, उसके बाद है सक्शन कैनुला होता है। ट्रेकिया को साफ करने के लिए सक्शन कैनुला होता है जिसको कैनुला को इंसर्ट करके और उसके द्वारा सक किया जाता है, मतलब चूसा जाता है ताकि ट्रेकिया साफ हो, तब जो है वहाँ पे इंसर्ट किया जाता है ट्यूब को। ठीक है ना। उसके बाद होता है एसपीओ होता है, मोनीटर होता है, मतलब सर्जरी में तो मोनीटर होना चाहिए तब तो वहाँ पे वाइटल साइन या एसपीओ ये सब स्तर देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद एयर वे होना चाहिए ताकि जो पेशेंट का जो है वायु मार्ग हो सके। समझ गए? नेक्स्ट आपका नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे है कि सिरिंज, आईवी सेट, वेन, फ्लॉन, टॉर्च ये सब जो है होना चाहिए। अब इससे सर्जरी का है, ये सर्जरी का मामला है तो सिरिंज भी होगा, आईवी सेट भी होगा, वेन, फ्लॉन भी होगा और टॉर्च भी होगा। ठीक है, सर्जिकल बेड होगा, सर्जिकल ब्लेड तैयार किया जाता है। ठीक है, आवश्यक दवाइयाँ जैसे मिडाजोलम, एड्रीनालाइन और एट्रोपिन ये सब जो है दवाइयाँ आवश्यक होता है उस समय रखा जाता है। जैसे माइडाजोलम, एड्रेनाइल और एट्रोपिन ये दवाइयाँ जो है आवश्यक होता है ट्रेकियोस्टोमी के लिए रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद है एमसेट ईटीसी। तो आप क्या क्या चीज़ देखे हैं, सर्जिकल ब्लेड हो गया, आवश्यक दवाइयाँ, सिरिंज, आईवी सेट, वेन फ्लोर, टॉर्च, एयरवे, एसपीओ मोनीटर, सक्शन कैनुला, उसके बाद है कनेक्टिव ट्यूब, नॉर्मल सलाइन, उसके बाद कॉट, गॉज पीस, दस्ताने, ओ सप्लाई, एम्बू बैग, लेरेंजोस्कोप और ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। तो ये सब आवश्यक उपकरण है। कोई भी सर्जिकल वाला प्रोसेस आपसे अगर पूछेगा तो उसमें उपकरण का नाम जरूर लिखिएगा। बहुत सारा उपकरण जैसे आपका ओ सप्लाई हो गया, दस्ताना, कॉटन, गॉज पीस, नॉर्मल सलाइन, उसके बाद हो गया एसपीओ मोनीटर, उसके बाद सिरिंज, आईवी सेट, वेन फ्लोन, टॉर्च, ये सब जो है सर्जिकल ब्लेड, आवश्यक दवाइयाँ, ये सब जो है बहुत सारे सर्जिकल वाले प्रोसेस में आपका उपयोग हो जाएगा। समझ गए ना? ठीक है, चलिए अब हम इसका प्रक्रिया देखते हैं। आवश्यक, अब हमारे पास जो है इंडिकेशन देख लिए कि कब सूचित करेगा कि ये जो है ट्रेकियोस्टोमी होना चाहिए, देख लिए, संकेत देख लिए। अब हम इसका जो है क्या चीज़ देख लिए हैं, संकेत के बाद हम लोग जो है इसका आवश्यक उपकरण भी देख लिए हैं कि कौन कौन सा उपकरण जो है सर्जरी में शामिल होगा ट्रेकियोस्टोमी में, उपकरण भी देख लिए। अब इसका हम प्रोसीड्यूर देखेंगे, प्रक्रिया देखेंगे कि आखिर ये जो सर्जरी है कैसे कैसे आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, देख लीजिए प्रोसीड्यूर। देखिए, यह प्रक्रिया चिकित्सक द्वारा की जाती है, यह प्रक्रिया नर्स द्वारा नहीं किया जाता है, यह जो है डॉक्टर के द्वारा किया जाता है एवं नर्स चिकित्सक के साथ असिस्टेंट करती है। मतलब यहाँ पे जो ये प्रक्रिया सर्जरी का है ये डॉक्टर करते हैं, बट जो नर्स होती है वो यहाँ पे असिस्ट के रूप में होती है, सहायक के रूप में। जैसे कोई भी इक्विपमेंट वगैरह है, कुछ भी है, अगर डॉक्टर के मांगने पर तुरंत दे सके, इसके लिए नर्स सहायक के रूप में होती है। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट आपका दूसरा है रोगी को सेमी फाउलर या हाई फाउलर स्थिति प्रदान की जाती है। अब जो रोगी होते हैं उनको सेमी फाउलर या हाई फाउलर्स पोजीशन प्रदान किया जाता है ट्रेकियोस्टोमी सर्जरी के प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट है रोगी को नेक एक्सटेंड रहकर इंसिजन साइट को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ किया जाता है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, रोगी का जो नेक होता है उस नेक को एक्सटेंड किया जाता है, मतलब सीधा, एकदम सीधा कहा जाता है कि आप गर्दन एकदम जो है सीधा करके रखिए पीछे की तरफ। और चूँकि वह एक बैठा हुआ स्थिति में होगा, फाउलर पोजीशन में होगा, तो उसे क्या किया जाएगा, गर्दन क्या कहेगा कि पीछे की ओर कीजिए और आपका जो ट्रेकिया वाला जो गर्दन का हिस्सा है वो सामने की तरफ टाइट कीजिए। और ये एक्सटेंड करता है और जहाँ भी चीरा सामने लगाना पड़ता है गर्दन के सामने, ट्रेकिया के सामने, कंठ के आसपास, तो वहाँ पे जो है इंसिजन साइट पर एंटीसेप्टिक जो सोल्यूशन होता है, जो कीटाणु को साफ करने के लिए पहले उस चीरा वाले स्थान पर ये सोल्यूशन से साफ किया जाता है। समझ गए? चलिए,
नेक्स्ट है कि अब चिकित्सक द्वारा ट्रेकिया की तीसरी या चौथी रिंग पर चीरा लगाया जाता है एवं ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगाई जाती है। अब जो डॉक्टर होते हैं, चूँकि एंटीसेप्टिक से साफ़ हो चुका है, तो उसके बाद डायरेक्ट जो है तीसरा एक देखिए ये तीसरा या जो इधर चौथा है या तीसरा पर या चौथा पर जो है क्या किया जाता है, रिंग जो ट्रेकिया का होता है उस पर चीरा लगाया जाता है और चीरा लगाकर जो है उसमें ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगाया जाता है। समझ गए? तो ये आपका प्रोसेस में है। पाँचवा है इंसिजन के कारण होने वाले रक्तस्राव का लगातार चूषण किया जाता है। अब जो इंसिजन हुआ है सर्जरी, उसमें से अगर कोई स्राव सिक्रेशन हो रहा है ब्लड वगैरह ये सब का, तो लगातार उसका जो है सक्शन किया करके साफ किया जाता है ताकि जाम ना हो। समझ गए? तो ये छठा हो गया, पाँचवा हो गया। छठा हो गया रोगी को एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। रोगी को जो है एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ओ का मतलब ऑक्सीजन जो है सप्लाई देखा जाता है। सातवां है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को स्थिर रखने के लिए अच्छी तरह से बांध दिया जाता है। अब जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इधर से उधर ना हो, इसलिए गर्दन में जो है उसको क्या किया जाता है, अच्छे से शिफ्ट किया जाता है। सॉकेट के द्वारा उसको जो है कस दिया जाता है और बांध दिया जाता है ताकि जो ट्यूब है इधर से उधर ना हिले डुले, गर्दन में जो शिफ्ट किया गया है। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस होता है। सबसे पहला प्रोसेस क्या लिखिएगा, यह डॉक्टर के द्वारा किया जाता है और नर्स वहाँ पे असिस्ट के रूप में होती है। उसके बाद जो है आवश्यक उपकरण को पास में रखा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया वाले स्थान जहाँ पे इंसिजन करना है, इंसिजन साइट पर एंटीसेप्टिक घोल से जो है उसको साफ़ किया जाता है। उसके बाद चीरा लगाकर तीसरे और चौथे पर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब शिफ्ट किया जाता है और शिफ्ट करने के बाद जो है अगर इंसिजन वाले साइट से अगर सिक्रेशन हो रहा है तो उसको जो है सक्शन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है और जो है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को स्थिर रखने के लिए अच्छी तरह से बांध दिया जाता है। तो ये चीज़ें समझ गए। चलिए, ये हो गया आपका। अब देखिए अब ये यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं यहाँ पे बताता हूँ। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि ट्रेकियोस्टोमी वाले पेशेंट का नर्सिंग देखभाल में प्री नर्सिंग और पोस्ट नर्सिंग के जो है पोस्ट, प्री, पेरी और पोस्ट, ये तीन पूछेगा। पहले, दौरान और बाद में। नर्सिंग ट्रेकियोस्टोमी पेशेंट का से पूर्व, दौरान और बाद में नर्सिंग देखभाल लिखे। पूर्व में क्या लिखेंगे तो सर्जरी के लिए कैसे पेशेंट को तैयार किया जाएगा वो चीज़ें होगा। ठीक है, मतलब पेशेंट को तैयार करने से लेकर ओटी रूम में पहुंचाने तक जो है आपका ये पहले वाला में लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद दौरान अगर पूछेगा तो जो सर्जरी के दौरान जैसे जैसे होगा तो उस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे और फिर जो है सर्जरी के बाद पेशेंट को क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब पहले क्या होगा तो रोगी को तैयार कराएंगे कैसे वो चीज़ लिखेंगे। बीच में जो है जब सर्जरी चल रहा होगा तो मरीज को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे, देखभाल करेंगे, वो चीज़ को लिखेंगे। जब सर्जरी हो गया है तो एक ट्रेकियोस्टोमी वाले पेशेंट के सर्जरी के बाद क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगा, क्या क्या देखभाल करना होगा, उसको एज ए आप नर्स लिखेंगे। ठीक है, बाकी चलिए हम लोग देखते हैं देखभाल में। हम लोग नॉर्मली इसका देखभाल देख लेते हैं। आप लोग जो है प्री, पोस्ट, बाद में, पहले, दौरान और बाद में लिख लीजिएगा। पहले क्या होगा, पहले नर्स जो है संपूर्ण टेस्ट होगा। किसी भी सर्जरी पेशेंट का जब सर्जरी होने वाला रहता है तो सर्जरी होने से पहले टोटल टेस्ट होता है, इतिहास लिया जाता है पेशेंट का, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, पेशेंट का वाइटल साइन चेक किया जाता है कि सही है या नहीं है, हाइपरटेंशन चेक किया जाता है, रक्तचाप सही है नहीं है, पेशेंट का हर एक चीज़। पेशेंट को जो है भूखा रखा जाता है, मुख मार्ग से कोई जो है भोजन नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है इस तरीक़ा से आप लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब लास्ट में करिएगा तो लिखिएगा कि ओटी रूम में ले जाते हैं और यहाँ पे चीज़ें है आवश्यक जो भी उपकरण है तैयार रखते हैं ओटी रूम में। ठीक है, ये चीज़ है। जब ओटी रूम में ले जाएंगे तो ओटी रूम में जो है वहाँ पर भी वाइटल साइन चेक होगा। हमेशा मरीज का आकलन करते रहेंगे कि मरीज़ सही कंडीशन में है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आवश्यक उपकरण जो है मरीज डॉक्टर द्वारा मांगने पर देंगे। ठीक है, मरीज का हमेशा अवलोकन करते रहेंगे, हमेशा जो है उसके त्वचा का, स्किन का देखभाल करते रहेंगे और ताकि जो है पेशेंट कहीं भी हादसा का शिकार ना हो जाए। इस चीज़ को जो है दौरान के लिखेंगे। बाद में जो है उसका पोषण संबंधी इन्फेक्शन ना हो, सर्जरी हो चुका है तो इन्फेक्शन ना हो उसके लिए देखभाल करेंगे, कैसा पोषण देंगे उसके लिए देखभाल करेंगे, दर्द होने पर क्या करेंगे, ट्रेकिया को बार बार, ट्रेकिया जो शिफ्ट किया गया आर्टिफिशियल ट्यूब उसको बार बार जो है सक्शन करके साफ करते रहेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, मरीज का सर्जरी हो चुका है तो उसको जो है स्थिति बार बार बदलते रहेंगे, डॉक्टर के अनुसार दवाइयाँ देते रहेंगे। मरीज का जो है डॉक्टर उसके मरीज जो है मतलब सारे चीज़ें आप लिखिएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ तो इसको देखने में ज़्यादा जो है चीज़ें नहीं है। ठीक है, चलिए
तो नर्सिंग देखभाल आप लोग इसको लिख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे सब मिक्स करके लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए सक्शनिंग के दौरान सख्त बीज संक्रमित टेक्निक स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का उपयोग करें। मतलब जो ट्रेकिया को साफ करने के लिए जो सक्शन किया जाएगा, जो चूसन किया जाएगा, उसमें बिल्कुल जो है साफ़ सुथरा चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। एक बार में सक्शनिंग 5 से 10 सेकेंड से ज़्यादा समय तक नहीं करेंगे। जो ट्रेकिया को चूसन करेंगे उसको जो है क्या करेंगे, 5 से 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं अन्यथा जो है हाइपोक्सीमिया में जा सकता है। मतलब हाइपोऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन जो है उसको बहुत ज़्यादा कम जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका जो अंदर का ऑक्सीजन है आप खींच लीजिएगा, ठीक है। नियमित अंतराल पर ट्रेकियोस्टोमी के आसपास की जगह की नियमित सफाई करनी चाहिए। आपको दिमाग लगाना है कि एक सर्जरी वाले पेशेंट को बाद में उस दौरान और पहले कैसे देखभाल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है यदि रोगी भोजन निगलने में असमर्थ हो तो एनजी ट्यूब द्वारा उसका पोषण मेंटेन किया जाना चाहिए। अगर पेशेंट जो है खुद से भोजन को नहीं निगल रहा है तो नोजोकोमियल जो आपका एनजी ट्यूब होता है, ये जो आपका ट्यूब शिफ्ट किया जाता है पोषण देने के लिए। समझ गए, इस चीज़ समझ गए। उसके बाद ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की सफाई के दौरान इनर कैनुला को अच्छी तरह से साफ़ करें। इसे बाहर निकालकर HO के घोल से साफ़ करें। इसके बाद ब्रश की सहायता से डिस्टिलाई वाटर में धोना चाहिए। अब जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की सफाई के दौरान जो इनर में जो कैनुला लगाया गया है सक्शन के लिए, उस कैनुला को निकाल कर अच्छे से उसको साफ़ करेंगे बीज संक्रमी से, ताकि साफ़ रहे। तो ये सब जो है आप अपने दिमाग से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका जटिलता क्या हो सकता है। अगर किसी पेशेंट में एक किया जा रहा है ट्रेकियोस्टोमी, तो इसमें क्या क्या चीज़ें खतरा परेशानी देखने को मिल सकता है। सबसे पहला है ट्यूब का अपने स्थान से हट जाना। अगर जो ट्यूब लगाया गया है उसको अगर अच्छे तरीक़ा से नहीं बांधे हैं, या हो सकता है इधर उधर करने से ट्यूब जो है डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, तो ये जो है आपका खतरा रहता है, ठीक है। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब में रुकावट, अब जो ट्यूब लगाया गया है बाहर से उसमें रुकावट आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है ट्रेकियो मलेशिया हो सकता है, मतलब उसमें पीप वगैरह भर जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ट्रेकियल स्टेनोसिस हो जाएगा। मतलब जो ट्रेकिया है वो संकुचित हो सकता है, मतलब जो पहले जगह है कैपेसिटी है उसमें कमी आ जाएगा ट्रेकिया में, तो ये चीज़ें हो सकता है, ठीक है। पाँचवा है देखिए ट्रेकियो एसोफेगल फिस्टूला हो जाएगा। मतलब जो अब फिस्टूला क्या होता है, हम लोग उस दिन देखे थे कि फिस्टूला जो है यह क्या करता है, जहाँ भी खोखला स्थान होता है वहाँ पे शुरू हो जाता है, और वहाँ पे जो है क्या करता है, ये एक अपना जगह बना लेता है और उसमें जो है खोखल मांस की तरह ये घाव के रूप में अंदर ही अंदर हो जाता है, तो यही फिस्टूला होता है। तो ये चीज़ है, जो ट्रेकिया एक खोखला होता है वहाँ पे फिस्टूला हो जाएगा, वहाँ पे अंदर ही अंदर एक जो है पाइप की तरह ऐसे जो है रचना बना लेगा, ठीक है, समझ गए ना। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे ट्रेकियोस्टोमी समाप्त होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्रॉनिक रीनल फेलुअर, ठीक है। क्रॉनिक रीनल फेलुअर, इसका जो है कॉज लिखेंगे, सिम्टम, डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन, मैनेजमेंट, सब चीज़ लिखेंगे कि एक दीर्घवृत्तीय विफलता होता क्या है। दीर्घकालीन वृक्कीय विफलता एक्यूट पूछेगा तो अचानक से मतलब तीव्र गति से जो विफलता होता है तो एक्यूट वाला में था, और दोनों अगर किन्हीं को आएगा तो बिल्कुल आसानी से वो लिख सकते हैं, चाहे एक्यूट पूछ ले या क्रॉनिक पूछ ले, कोई एक अगर पढ़ लिए हैं तो उनको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आज हम देख लेते हैं फिर से। क्रॉनिक वाला हम लोग नहीं देखे थे, एक्यूट वाला देखे थे। देखिए दीर्घकालीन वृक्कीय विफलता क्या होता है। देखिए यह एक गुर्दे का रोग है। यह क्या है, वृक्कीय विफलता है, मतलब वृक्कीय किडनी फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह किडनी फेल हो जाएगा तो किसका रोग है, गुर्दे का ही रोग है ना, किडनी का ही रोग हुआ, जिसमें लंबे समय तक कोई विकार रहने के कारण गुर्दे धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। यह एक अपरिवर्तनीय इरिवर्सिबल स्थिति होता है। देखिए दीर्घकालीन जो वृक्कीय विफलता होता है ना, तो इसमें कोई और जो आपके अंदर कोई विकार है, कोई समस्या है, कोई बीमारी है, उसके कारण आपके जो है गुर्दा धीरे धीरे काम करना अगर बंद कर देता है तो उसी कंडीशन को जो है हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घकालीन वृक्कीय विफलता कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घकालीन वृक्कीय विफलता क्या होता है कि दीर्घकालीन वृक्कीय विफलता यह एक किडनी का रोग है, गुर्दा का रोग है, जिसमें लंबे समय तक किसी विकार के कारण या किसी बीमारी के कारण गुर्दा जो होता है, किडनी जो होता है हमारा, धीरे धीरे जो है वो काम करना पूर्णतः जो है बंद कर देता है, और इसी जो है अवस्था को हम लोग दीर्घकालीन वृक्कीय विफलता कहते हैं। दीर्घकालीन क्यों कहते हैं, क्योंकि यह कोई लंबे समय तक रहता है, किसी न किसी बीमारी के कारण लंबे समय से आपका में ग्रसित हो चुका है, और यही जो है आपका दीर्घकालीन होता है। समझ गए। चलिए, और ये जो कंडीशन होता है क्रॉनिक रीनल फेलुअर जो होता है, यह एक अपरिवर्तनीय मतलब इरिवर्सिबल स्थिति होता है।
इरिवर्सिबल होता है, मतलब यह जो है आपको क्या होता है, ठीक नहीं होता है। इसका ठीक होने का एक ही कारण है कि किडनी ट्रांसप्लांट किया जाए या डायलिसिस किया जाए। यह जो है आपका जो एक किडनी अगर एक बार ख़राब हो जाता है, बंद कर देता है काम करना, तो फिर जो है यह आपका किडनी दूसरा किडनी लगाना पड़ेगा, अन्यथा ये किडनी काम नहीं करेगा। ये आपका स्थिति अपरिवर्तन हो जाता है इसमें, ठीक है, समझ गए। चलिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ समझ गए। अब इसका कारण क्या क्या हो सकता है देख लीजिए। तो देखिए, जो एक्यूट वाला वीडियो नहीं देखे हैं, एक्यूट वाला देख लीजिएगा। सिर्फ डिफरेंस यही है कि वहाँ पे अचानक से किसी बीमारी के कारण या कुछ कारण जो है हो सकता है अटैक किडनी पर, तो वो एक्यूट होगा। और किसी बीमारी के कारण या किसी भी ऐसे चीज़ के कारण जो लंबे समय से आपके शरीर में समस्या है, उसके कारण अगर आपके अंदर किडनी काम करना धीरे धीरे बंद कर दिया है, तो ये होता है आपका दीर्घकालीन वाला, समझ गए। इसके कारण में होगा एक्यूट रीनल फेलुअर। अगर बार बार जो है आपके अंदर एक्यूट रीनल फेलुअर हो रहा है, मतलब अचानक से आपका किडनी काम करना बंद कर दे रहा है और ये बहुत दिनों से आ रहा है होते हुए, तो इस कंडीशन में आपका एक्यूट जो है, जो अचानक से हो रहा है, ये आपका दीर्घ में बदल जाएगा। यानी लंबे समय से ये होते चला रहा है और ये दीर्घ में बदल जाएगा, ठीक है। कोरोनरी यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। अब जो आपका यूरिनरी में अगर आपका ऑब्स्ट्रक्शन है, लंबे समय से आपका मूत्र बाधित हो रहा है मूत्र मार्ग में, तो इसके कारण भी जो है आपका किडनी फेल हो सकता है। तो समझ गए। बार बार जो है पाइलोनेफ्राइटिस होना, मतलब बार बार जो है पाइलोनेफ्राइटिस होना, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप जो है लंबे समय से है, गुर्दे में कठोर कणों का जमाव, मतलब नेफ्रोस्क्लेरोसिस होता है, जो आपके गुर्दा में किडनी में कोई कठोर कण का जमाव होता है, उसके कारण भी ये हो सकता है। गुर्दे में पत्थरी होना, गुर्दे में पत्थरी होगा और ये पत्थरी अगर सही समय पर ठीक नहीं हो रहा है, बहुत लंबे समय से पत्थरी है, तो उस कंडीशन में आपका किडनी फेल हो जाएगा और ये आपका क्रोनिक होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है नेफ्रोटॉक्सिन्स, दवाइयों का लंबे समय तक सेवन, जैसे एनसैड्स और एमिनोग्लाइकोसाइड, समझ गए ना। अगर नेफ्रोटॉक्सिन्स दवाइयाँ लेते हैं लंबे समय से, जैसे एनसैड और एमिनोग्लाइकोसाइड, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आपका किडनी जो है बंद कर देगा, अगर लंबे समय तक अगर आप नेफ्रोटॉक्सिन्स दवाइयाँ लेते हैं तो, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटिस, अगर लंबे समय से आपके अंदर अगर चीनी का पेशेंट है तो ये हो सकता है। गुर्दे में कैंसर, नेफ्रोकार्सिनोमा, समझ गए, नेफ्रोकार्सिनोमा, गुर्दे में कैंसर हो सकता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, समझ गए, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये चीज़ होगा, और टीबी, ये सब जो है पेशेंट के अंदर दीर्घकालीन ये आपका विफलता जो है उत्पन्न करता है। कौन कौन सा ऐसा कारण है, तो नेफ्रोटॉक्सिन्स दवाइयाँ का सेवन करना, जैसे एनसैड और एमिनोग्लाइकोसाइड, डायबिटीज मेलाइटिस, गुर्दे में कैंसर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, टीबी, उसके बाद गुर्दे में पथरी, गुर्दे में कठोर कणों का जमाव होना, नेफ्रोस्क्लेरोसिस, उच्च रक्तचाप, बार बार पाइलोनेफ्राइटिस होना, क्रोनिक यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन और एक्यूट रीनल फेलुअर, ये सब जो है कारण बन सकता है आपके किडनी फेल होने का, समझ गए। चलिए, ये हो गया। अब किसी पेशेंट के अगर देखिए किडनी फेल हो जाता है तो क्या क्या होगा। किडनी फेल हो जाएगा तो जो आपका मूत्र है, जो आपका ये शरीर से बाहर अपशिष्ट पदार्थ बह रहा है, वो क्या होगा, ब्लड में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने लगेगा, ब्लड में जो है उत्सर्जी पदार्थों का जो है बहुत ज़्यादा जमावड़ा हो जाएगा। और जो मूत्र है, मूत्र में भी जो आपका नियंत्रित किडनी करता है यूरिक एसिड, यूरिक पदार्थों का, यूरिया वगैरह का, तो उसका अनियंत्रित हो जाएगा। जैसे मूत्र में बहुत ज़्यादा मूत्र बनने लगेगा, ठीक है, मूत्र बहुत बंद हो जाएगा, मूत्र उत्सर्जन ही कम हो जाएगा, मूत्र जो है, मूत्र में बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा आने लगेगा। क्योंकि ये सब क्या करेगा, किडनी खराब हो जाएगा, तो ब्लड में जो छनने वाला पदार्थ की मात्रा है वो छनेगा ही नहीं, तो क्या होगा, प्रोटीन वगैरह जो होगा वो यूरिया का प्रोटीन यूरिया में यानी मूत्र में ही आ जाएगा, रक्त का है तो रक्त में ही रह जाएगा। तो ये सब जो है कंडीशन आपका मूत्र से संबंधित बीमारी बहुत ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। उसके बाद जब आपका रक्त नहीं आपका छनेगा, तो बहुत ऐसे रोग हैं जिसमें रक्त में बहुत सारे चीज़ों का अनियंत्रित होने लगेगा, जैसे सोडियम का मात्रा, पोटेशियम का मात्रा, ये सब क्या होगा, बढ़ने लगेगा या कम जाएगा, ठीक है। तो सोडियम की मात्रा कम हो जाएगा, पोटेशियम का मात्रा बढ़ जाएगा, गंभीर सूजन होने लगेगा शरीर में, मूत्र निर्माण दर कम हो जाएगा, जो शरीर में मूत्र निर्माण होता है, अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद मूत्र में कोशिकाएं एवं क्रिस्टल होना, और जो मूत्र में आपका क्या होगा, सेल आ जाएगा, कोशिका आने लगेगा और क्रिस्टल पदार्थ मूत्र में जमा होने लगेगा। तो ये सब जो है हो सकता है। शरीर में विभिन्न प्रकार के संक्रमण हो जाएगा, ये तो हम पहले ही बता दिए। उसके बाद है उपापचयी अम्लता होना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, क्योंकि जब ही आपका किडनी बंद हो गया है, मतलब आपका ना शरीर से उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलेगा, न मूत्र सही से बनेगा, न ब्लड सही से छनेगा, और उससे विभिन्न प्रकार के बीमारी होगा, जैसे
लक्षण में दिखाई हृदय रोग भी हो सकता है, ठीक है, ये सब भी होगा। हृदय रोग होगा, शरीर में संक्रमण फैल जाएगा, उपापचय, अम्लता, जो अम्ल कंट्रोल करता है, जो उपयोग है शरीर के लिए वो रखता है, बाद बाकी मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है, तो वो चीज़ तो होगा नहीं। तो मूत्र में यूरिया का मात्रा मूत्र में जो है प्रोटीन बढ़ जाएगा, ब्लड में जो है पोटेशियम का मात्रा बढ़ जाएगा, सोडियम का मात्रा कम जाएगा, विभिन्न तरीक़ा के जो है आपके अंदर लक्षण दिखाई देने लगेगा, ठीक है, शरीर सूज जाएगा, विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने लगता है किडनी खराब होने के बाद। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है इसका निदान क्या होता है। देखिए निदान क्या होगा, तो इतिवृत्ति लेना, हिस्ट्री लिया जाएगा, शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे कब होता है, मतलब जो आपका कब वाला एक्सरे होता है वो चीज़ होता है, रीनल बायोप्सी होता है। अब ये बायोप्सी जो है एक्यूट वाला में भी होगा और आपका क्रोनिक में भी होगा। तो निदान में जो है आप ये सब चीज़ लिख दीजिएगा, एक्यूट वाला, क्रोनिक में भी कोई दिक्कत नहीं है। रीनल यूएसजी अल्ट्रासाउंड, रीनल बायोप्सी, एक्सरे कब, शारीरिक परीक्षण, इतिवृत्ति, यूरिन एनालिसिस किया जाएगा कि आखिर यूरिन जो है कहे क्यों ऐसा निकल रहा है, और वो किडनी का जो है पता चलेगा, यूरिनरी का चेक करेंगे ना तो उससे पता चल जाएगा कि जो है ये क्यों हो रहा है, ऐसे यूरिन जो है इन्फेक्शन का है, ज़्यादा प्रोटीन आ रहा है। समझ गए? उसके बाद सीटी स्कैन, एमआरआई भी इसमें होगा, ठीक है, ये सब होगा। उसके बाद नेक्स्ट है खून की जांच होगा। तो विभिन्न प्रकार के जो चीज़ें हैं, कब का एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, बायोप्सी, ये सब होगा, खून जांच, उसके बाद हो जाएगा हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, इतिवृत्ति लेना, ये तमाम तरीका का चीज़ जो है ये आप यहाँ पे निदान में लिख दीजिएगा क्रोनिक रीनल फेलुअर वाले पेशेंट का। समझ गए? चलिए अब इसका जटिलता देखते हैं कि किसी पेशेंट के अंदर अगर ये चीज़ आता है, रीनल फेलुअर अगर होता है, अगर उसके अंदर और कौन कौन से जो है खतरा दिखाई देता है सामने, अगर किसी को किडनी फेल होता है लंबे समय के लिए, तो ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ है हाइपरवोलेमिक शॉक होगा, मतलब उसके शरीर में तरल पदार्थों का मात्रा बहुत ज़्यादा क्या होगा, कम जाएगा, क्योंकि उसके शरीर में जो है जो नियंत्रण होना चाहिए मूत्र के द्वारा जो बाहर निकलेगा और शरीर को एक संतुलन जो है वो मिलेगा, तो यही चीज़ें नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हाइपरवोलेमिक शॉक लगेगा, ठीक है, मतलब शरीर से बहुत ज़्यादा तरल का कम जाएगा। हृदय घात, हार्ट अटैक आएगा, क्योंकि शरीर को जो है रक्त सही मिलेगा ही नहीं हृदय को, और वहाँ पर हार्ट अटैक आएगा। फेफड़ों में सूजन हो जाएगा, क्योंकि फेफड़ों को भी ब्लड सही से नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है। तंत्रिकीय विकार हो जाएगा, न्यूरोपैथी हो जाएगा, तंत्रिका जो आपका सिस्टम है उसमें विकार हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो है गड़बड़ ब्लड जा रहा है बिना छने वाला, तो ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। यूरेमिक निमोनिया, अब जो आपका मूत्र से संबंधित इन्फेक्शन हो जाएगा, यूरेनिक एनीमिया, ठीक है। उसके बाद निमोनिया, उपापचयी अम्लता, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। समझ गए? रेटिना में विकार, आँख में समस्या आएगा, क्योंकि जानते हैं ब्लड अगर सही से नहीं काम करेगा, चीनी की मात्रा बढ़ जाएगा, और इस कंडीशन में जो है आपका रेटिना में भी समस्या हो जाएगा किडनी खराब होने से। लंबी बेहोशी, कोमा में पेशेंट चला जाएगा, उसको लंबी बेहोशी कहते हैं, और मृत्यु हो जाएगा पेशेंट को। तो ये सब जो है आपका खतरा होता है जब किसी पेशेंट के अंदर अगर किडनी फेल होता है तो। समझ गए ना? बहुत सारे प्रॉब्लम शरीर में आने लगता है, मृत्यु हो जाता है, हृदय घात होगा, हार्ट अटैक, फेफड़ा में सूजन, न्यूरोपैथी, तंत्रिकीय विकार, यूरेनिमिक निमोनिया होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, रेटिना आँख में समस्या आ जाता है, हाइपरवोलेमिक शॉक लगता है। ये सब दिखाई देता है खतरा, जटिलता किडनी वाले फेल वाले पेशेंट में। समझ गए? क्रोनिक रूप से। समझ गए? चलिए अब इसमें प्रबंधन क्या क्या होगा, मतलब इसका क्या जो है ठीक करने का इसका क्या उपाय है, क्या प्रबंधन है, तो देख लीजिए क्या है। यह अपरिवर्तनीय इरिवर्सिबल स्थिति, देखिए इरिवर्सिबल, यह अपरिवर्तनीय कंडीशन स्थिति होता है, एवं किडनी को जितनी हानि हो चुकी है वह ठीक नहीं हो सकता है, अतः इसके आगे के उपचार हेतु ये चीज़ें किया जाता है। अब देखिए प्रबंध में जो है इसमें जो है क्या किया जाता है, तो ये जो है इरिवर्सिबल, मतलब यह अपरिवर्तनीय स्थिति है, मतलब जितना किडनी आपका खराब हो चुका है, जिसके कारण किडनी काम करना बंद कर दिया है या हल्का हल्का काम कर रहा है बिल्कुल, तो जितना खराब हो गया है उतना खराब के खराब ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको दवाई से ठीक कर देंगे किडनी को, ऐसा नहीं होता, इसीलिए इसे अपरिवर्तन स्थिति बोलते हैं, मतलब किडनी में आपका कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो अब किडनी में परिवर्तन नहीं आएगा तो आदमी जिंदा कैसे रहेगा? तो इसके लिए उपचार को ठीक तरीक़ा से काम करने के लिए जो है मेडिकल में बहुत सारे टेक्निक आया है, जैसे डायलिसिस किया जाता है, जो कि कृत्रिम रूप से ब्लड को शुद्ध करके फिर से शरीर में भेजा जाता है। अब ये जो आपका होता है, ये दो प्रकार से आपका मेनली होता है डायलिसिस, हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है।
ये डायलिसिस किया जाएगा ब्लड को शुद्ध करने के लिए, या जो है किसी को अगर इस लायक है तो उसका रीनल ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। मतलब किसी पेशेंट से, नॉर्मल पेशेंट जो है जिसका किडनी अच्छा है उसका किडनी जो है इस ग्रसित वाले पेशेंट में किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, प्रत्यारोपण किया जाता है। ठीक है, इसमें रोगी खराब गुर्दों को निकाल दिया जाता है और किसी नई एक किडनी को लगाने से रोगी की एक किडनी कार्य करने लगती है एवं उसका जीवन चलता रहता है, परंतु इसके बाद उसको जीवन भर रक्षक दवाओं पर रहना पड़ता है। देखिए, जो एक किडनी पर चलते हैं ना तो उनका जो है कोई ना कोई दवाइयाँ लेते रहना होता है हमेशा, क्योंकि दोनों किडनी तो कोई निकाल के दे नहीं देगा। जब दोनों किडनी निकाल के दे देगा तो वो आदमी जिंदा कैसे रहेगा। इसलिए कम से कम जिंदा रहने के लिए एक किडनी का शरीर में होना जरूरी होता है। ठीक है, और उसके बाद कुछ दवाइयाँ लेते रहने से जो है आदमी जिंदा रहता है। तो ये रीनल ट्रांसप्लांट किया जाएगा। अगर डायलिसिस अगर आप जो है डायलिसिस से छुटकारा लेना चाहते हैं, क्योंकि डायलिसिस बार बार करना पड़ता है, तो इसके लिए अगर इससे छुटकारा लेना चाहते हैं तो रीनल ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मतलब किडनी लगाना पड़ेगा, दूसरा नया किडनी, समझ गए, जो कि एक बहुत बड़ा महंगा प्रोसेस होता है किडनी रीनल ट्रांसप्लांट। ठीक है, उसके बाद है आपका एंटीबायोटिक थेरेपी दिया जाता है। अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह शरीर में है तो उसके लिए एंटीबायोटिक थेरेपी दिया जाता है। रोगी को विटामिन की पूरा खुराक दी जाती है। रोगी में जो है विटामिन डी का जो है कंप्लीट खुराक दिया जाता है ताकि शरीर में जो है चुस्ती फुर्ती बना रहे। डायूरेटिक थेरेपी मैनिनटोल, टर्सोमाइड और फुरसेमाइड जो है दिया जाता है। डायूरेटिक क्यों दिया जाता है थेरेपी? ताकि शरीर में जो पानी की मात्रा है उसको निकाल सके, जो कि मूत्र के द्वारा नहीं निकल रहा है, तो उसको जो है डायूरेटिक थेरेपी जैसे मैनिनटोल, टर्सेमाइड और फुरसेमाइड जो है ये चीज़ें दिया जाता है। समझ गए। नेक्स्ट है लो प्रोटीन, कम प्रोटीन वाला भोजन दिया जाता है, क्योंकि मूत्र में जो है प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगा किडनी खराब होने पर, तो इसके लिए लो प्रोटीन का भोजन देंगे। हाई कैलोरीन, मतलब शरीर को ऊर्जा मिल सके इसलिए हाई कैलोरीन का भोजन देंगे। लो सोडियम वाला देंगे और लो सोडियम डाइट और लेस फ्लूइड देंगे, कम मात्रा में तरल देंगे। ठीक है, कम सोडियम वाला भोजन देंगे। ठीक है, हाई कैलोरी वाला जो है भोजन देंगे, लो प्रोटीन वाला भी भोजन देंगे। समझ गए ना, तेज चीज़ें लिखिएगा। एंटासीडे दवाइयाँ देते हैं गैस से राहत के लिए, समझ गए, अम्लता को दूर करने के लिए। तो ये जो है आपका प्रबंध इस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एनीमिया के उपचार हेतु। अगर ब्लड का कमी हो रहा है शरीर में तो आयरन देते हैं, फॉलिक एसिड देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। अगर किसी का ब्लड बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है किडनी खराब होने के कारण, तो जो है उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, मतलब रक्त अलग से उसे चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये एनीमिया के उपचार हेतु होता है। उसके बाद है एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ दिया जाता है, मतलब रक्तचाप को जो है कंट्रोल करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ दिया जाता है। तो प्रबंध में जो है ये सब चीज़ें लिखते हैं। डायलिसिस होता है, रीनल ट्रांसप्लांट होता है, एंटीबायोटिक थेरेपी दिया जाता है। ठीक है, एनीमिया के उपचार के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन या आयरन का गोली या फॉलिक एसिड थेरेपी देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव जो है दवाइयाँ देते हैं। तो ये सब जो है आपका होता है। ठीक है, तो इतना जो है आपका प्रबंध इस प्रकार से हो सकता है। बाकी अगर किडनी किसी का ख़राब हो जाता है तो उसका जो है ठीक करने का कोई उपाय नहीं है। या तो डायलिसिस करके पेशेंट का ब्लड जो है साफ़ करवाते रहिए, प्यूरीफायर करवाते रहिए कृत्रिम रूप से। ठीक है, या तो उसके जो है अगर चाहते हैं कि परमानेंटली कंडीशन ठीक करे, उसके लिए रीनल ट्रांसप्लांट मतलब नए गुर्दा लगवाइए, किडनी लगवाइए, जो कि आपके रिलेशन वगैरह या परिवार वगैरह में के कोई अगर अपना एक किडनी दे देगा तो उस पेशेंट को जो है जिन लग जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें होता है, वरना इसको जो है यह अपरिवर्तनीय स्थिति होता है। एक बार किडनी खराब हो गया तो ठीक नहीं होता है। समझ गए। चलिए बाद बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।